हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और शानदार तरीके से आप पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। देखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहती है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं किस टॉपिक के ऊपर। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इमल्सन्स। देखिए, मैं आपको बता दूं, इमल्सन्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी द लेक्चर नंबर 2 ऑफ इमल्सन। इमल्सन का पहला पार्ट मैं बना चुका हूं, उसमें आधी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ इमल्सन। तो थोड़ा सा एक रिकैप के तौर पर देख लेते हैं ताकि पिछली चीजों को हम लोग कनेक्ट कर पाए। वो ज्यादा जरूरी है, रिकैपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इफ यू सी दिस, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट लिक्विड डोसेज फॉर्म। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो लिक्विड में बाईफेजिक लिक्विड डोसेस फॉर्म्स। ठीक है, बाईफेजिक, यहां पर देखिए नाम लिखा हुआ बाईफेजिक। सो यानी कि 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इस कैटेगरी में जो कि बाईफेजिक के अंदर आते हैं, इमल्सन और सस्पेंशन। इमल्सन ऑलरेडी सस्पेंशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। राइट नाउ आई हैव डिस्कसिंग द सेकंड वीडियो ऑफ इमल्सन। तो थोड़ा इसके बारे में और हम लोग डिटेल में बात करते हैं। चलिए देखिए, हमारा एजेंडा ऑफ डिस्कशन क्या होने वाला, क्या हम एग्जैक्टली किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, सो दैट इट कुड बी क्लियर। देखिए, इमल्सन जो है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना होता है। इमल्सन में बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इमल्सन पढ़ना होता है, जो कि मैं प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुका हूं आपसे। कॉन्सेप्ट ऑफ इमल्सन, उसके एडवांटेजेस क्या है, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड क्या है। देखिए, बैकग्राउंड किसी सब्जेक्ट का समझना जरूरी है। किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप बैकग्राउंड नहीं समझ पाएंगे तो ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा। तो मेरा वही है टेक्निक, फ्रॉम बेसिक ऑनवर्ड टू हायर लेवल। ठीक है, तो वही पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। टाइप्स ऑफ इमल्सन, टाइप्स ऑफ इमल्सन कौन कौन से होते हैं, वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट दिट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्सन्स, इमल्सन्स के क्या क्या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि वेदर दिट इज ऑयल इन वाटर इमल्सन या वाटर इन ऑयल इमल्सन, जिस भी तरीके से इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज। आज के इस सेशन में प्रैक्टिस एमसीक्यूज मैं लेके नहीं आया हूं, आप खुद ढूंढ के प्रैक्टिस करेंगे इस चीज को। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि फार्मासिस्ट एग्जाम में कहाँ से आए हुए हैं, इमल्सन पे क्या क्या चीज़ आते हैं। थोड़ा बहुत काम आपको भी करना पड़ेगा, सब कुछ पका पकाया नहीं मिलेगा, क्योंकि रास्ता मैं दिखा सकता हूँ एज ए मेंटर गाइड, सिलेक्शन आप खुद लेंगे अपना। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और इस मुद्दे पर बात करते हैं। अब देखा जाए तो रिकैप के तौर पर थोड़ा मूवी वाली फीलिंग आ जाए, रिकैप कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। अगला एपिसोड तभी समझ में आएगा ना जब पिछला एपिसोड आपको समझ में आएगा। तो पिछला एपिसोड क्या था, जरा उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सबसे पहले कि ये इमल्सन है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इमल्सन इज, इमल्सन क्या है एग्जैक्टली, उसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा हुआ था। इस कॉन्सेप्ट को हमने देखा इमल्सन। तो थोड़ा सा और इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। ये डेफिनेशन किताबी भाषा मैंने लिखा हुआ था, ये कुछ किताबी भाषा आपको दिख रही है, लेकिन मैं किताबी भाषा आपको नहीं समझाऊंगा। इसके एक एक वर्ड को, एक एक टर्मिनोलॉजी को समझना है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बिल्कुल इमल्सन का, ज़्यादा कुछ पचड़ेबाजी ना हो। इमल्सन्स आर हेट्रोजीनस सिस्टम। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, हेट्रोजीनस सिस्टम्स है ये। हेट्रोजीनस क्यों, क्योंकि ये बाईफेजिक सिस्टम्स है। बाईफेजिक में भी एक फेज ऑयल है और दूसरी फेज क्या है, एक्वस फेज है, या जिसको हम लोग कहते हैं वाटर फेज। देखिए, शॉर्ट नोट बनाते जाइए, जहां आपको जरूरत महसूस हो, जहां मैं बोलूं कि इंपॉर्टेंट है, प्लीज राइट डाउन द पॉइंट्स, ताकि लास्ट टाइम पे आपके पास शॉर्ट नोट हो, सो दैट इजिली यू कैन रिवाइज एंड और कॉन्फिडेंट आप रहो। ठीक है, एग्जाम में। हेट्रोजीनस सिस्टम, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम। ये स्टेबल सिस्टम नहीं है बहुत ज़्यादा। क्यों स्टेबल नहीं है, धरती और आसमान का ज़बरदस्ती क्यों मिलन करवा रहे हो, जब ऑयल और वाटर की कोई मैचिंग ही नहीं, दोनों की डेंसिटी फ़र्क है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में फ़र्क है, तो फिर ज़बरदस्ती क्यों मिला रहे हो। लेकिन ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है। कहते हैं ना, कभी कभी गधे को बाप बोलना पड़ जाता है। डिमांड, टाइम, समय का डिमांड है। ठीक है, इस तरीके से अनस्टेबल सिस्टम, यानी ये हेट्रोजीनस सिस्टम है। हेट्रोजीनस का मतलब एक ऑयल फेज है, बोथ सेम फेजेज एक जैसी नहीं है, एक ऑयल फेज है, एक एक्वस फेज है। उसके बाद थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, बनाना मुश्किल है, इसको बनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि इसको व्हीकल के तौर पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, किसी दवा के टेस्ट को मास्क कर सकते हैं, उसकी बायोबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, उसको सस्टेन्ड रिलीज में बना सकते हैं,
ये अलग अलग उसके पैटर्न है, उसमें अलग अलग जगह हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन इमिसिबल फेजेस, एक इमिसिबल फेज होती है, अगर दोनों मिक्स हो जाएगा फिर सोल्यूशन हो गया वो तो, ठीक है। तो एक फेज इमिसिबल होना जरूरी है, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। स्टेबलाइज बाय एडिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। अब देखिए, अब मुद्दे की बात कि सवाल ये सब बकवास नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में लिखने के लिए है, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की तो डेफिनेटली आपको ये यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। तो पहला सवाल यही से बनता है, सबसे पहला सवाल यही, एग्जाम्पल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, 4 ऑप्शन दे देगा और वहीं चक्कर खा के गिर जाओगे आप। तो आपको समझना पड़ेगा, थोड़े से कुछ रटे रटाए एग्जाम्पल होने चाहिए, कुछ समझेंगे भी, ठीक। हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, पिछली वीडियो में डिटेल्ड कवरेज नहीं थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब नए पे। अब जरा कुछ मैंने एग्जाम्पल्स आपको पिछले सेशन में बताए हुए थे, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने ये आपको बताए हुए थे। क्या? मिल्क। तो मिल्क इज अ नेचुरल इमल्शन। आप देखते हो ना, जब उसको गर्म करते हैं तो छोटे छोटे ऑयल के ग्लोब्यूल्स या छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऊपर तैरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए ऑयल क्या कर रहा है? तैर रहा है वहाँ पर। मिल्क भी एक एग्जाम्पल है इमल्सन का। किसका? नेचुरल इमल्सन का। दूसरा एग्जाम्पल आइसक्रीम। बहुत मज़ा आता है खाने में आइसक्रीम, देवियों और सज्जनों। तो आइसक्रीम ये भी एक एग्जाम्पल है इमल्सन का। और आइसक्रीम में से आइस निकाल दो तो बचती है क्रीम। ये सॉरी आइसक्रीम। कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा देख के, इसके क्वालिटी कंटेंट देख के, ठीक है। सॉरी, कंटेंट निकल ही जाता है एक्चुअली, ठीक है, क्वालिटी देख के इसकी। और एग्जाम्पल क्या है? क्रीम्स, जो लगाते रहते गोरा होने के लिए, बहुत प्रयास करते कि गोरा हो जाए, लेकिन होते नहीं है, करें क्या, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है, कटना सभी का है, कितने भी गोरे हो लो, जस्ट फॉर द जोक पर्पज। उसके बाद अब देखिए, इनको देखिए जरा, ये काफ़ी खुश दिखाई दे रही हैं। इनसे कोई पूछेगा कि इतना खुश होने का कारण क्या है इनका? ऐसा नहीं कि मैं तफरी लेने के लिए इमेज डाला हुआ हूँ, पिछले सेशन में भी मैं इमेज दिखाया था ये आपको, ठीक है। तो इससे मैंने मैसेज लेने की कोशिश की, और आपको भी एक मैसेज लेना चाहिए, ठीक है, कि ज़िंदगी में खुश रहना, ज़िंदगी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, ठीक है। और इस कोविड की सिचुएशन ने हम सभी को बता ही दिया है कि खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना पर्सनल केयर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंट्स, तो पेंट इंडस्ट्री में भी इमल्सन का यूज होता है, यानी कि इमल्सन का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है ज़्यादातर पेंट इंडस्ट्री में, पेंट को बनाने में, उसकी लिपाई पुताई करने में, सब कुछ। फटाफट हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये हम सेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल मैंने, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ओरल इमल्सन, यानी कि यहाँ मैं इस इमेज से ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इमल्सन एक ऐसी डोसेज फॉर्म है कि इसको ओरली भी इंटेक कर सकते हो, इंजेक्टेबल के भी तौर पर यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, इंट्रामस्कुलरली भी आप यूज़ कर सकते हो इमल्सन को। ये मैं आपको बताने की, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं जरा, अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए, इमल्सिफाइंग एजेंट, यहाँ से सवाल बनता है। दिस वन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, यू शुड नोट डाउन दैट। इमल्सिफाइंग एजेंट, कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखिए, ये रटने वाली चीज़ है। इमल्सिफाइंग एजेंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा बता देता हूं। ये कोई बंदा ए है, ये कोई बंदा बी है। अब ए को मान लो ऑयल फेज, इसको मान लो एक्वस फेज। इन दोनों में बिल्कुल चोटियाँ बजती रहती, इनकी जमती नहीं आपस में। अब क्या करेंगे, कोई तीसरा एक एजेंट आया, मान लो सी आया, इसकी दोनों से, तो रिश्ते कब बनते हैं? इसी तरीके से मध्यस्थता करा के। तो अगर विवाद भी हो जाता है तो तीसरा बंदा अगर सही है, आपका ट्रू फ्रेंड है, तो वो विवाद को सुलझाने आएगा। तो ऐसे ही कुछ, वो तीसरा वाला जो बंदा है ना, रिश्ते में तीसरा बंदा घुस के रिश्ते को आबाद भी कर देता है और बर्बाद भी कर देता है, इसलिए तीसरे को बहुत ध्यान से लाएं, ठीक है। ये भी मैसेज है एक, इस लेक्चर में इस चीज़ को देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक्वस फेज, अब इसकी बॉन्डिंग है, तो ये सी जो है ना, SH वाला नहीं, सी, ये वाला सी, ये सी जो है ये इमल्सिफाइंग एजेंट है। यानी कि आपको पता है कि ऑयल फेज और ग्लोबुल फेज एक साथ नहीं रह सकते, दैट्स वाई थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम, इसीलिए सी की जरूरत पड़ी। तो वो सी कौन सा है? इमल्सी। सी मतलब इमल्सी, ऐसे रट्टा रखना है। सी इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी कि इमल्सन बनाने में जो मदद करे, इमल्सन को जो स्टेबल करे,
तो स्टेबल कैसे होगा, उसको ब्रेक नहीं होने देगा, यहां समझना पड़ेगा आपको, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ इमल्सन नहीं होने देगा, यह बात आपको समझना पड़ेगा। या जिसको बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ इमल्सन, इमल्सन को क्रैक नहीं होने देगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स। ठीक है, नोट्स भी आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट रखना है। स्पैंस, ट्विंस, अकेसिया, जिलेटिन, सॉप, ये सारे ज़्यादातर ये इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे भी काम करते हैं। एक होता है ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट। ऑक्सिलरी का मतलब आभासी टाइप का, एग्जैक्टली वो होता नहीं है इमल्सिफाइंग एजेंट, लेकिन काम करता है इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह। जैसा एस्पिरिन है, एस्पिरिन कहाँ पर एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड आप यूज़ कर रहे हो, जब आपको हेडेक होता है वहाँ पर यूज़ कर रहे हो। लेकिन कभी कभी हम लोग एस्पिरिन को क्या एंटी क्लॉटिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ कर देते हैं, जब ब्लड का थक्का बढ़ जाता है उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए भी यूज़ कर देते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मिनॉक्सिडिल है, तो मिनॉक्सिडिल किस लिए पर्पज से था, लेकिन उसको किस पर्पज से हमने ग्रोथ, हेयर ग्रोथ करने के लिए उगा लिया उसको, यानी कि उसके साइड इफेक्ट को हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, उसका साइड इफेक्ट था कि हेयर ग्रो करना था, लेकिन उसको हम लोग यूज़ कर लिया। तो ये स्पैंस, ट्विंस, अकेसिया, जिलेटिन एंड सोप्स, दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स, इस तरीके के। यहां पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो अकेसिया वाले भाई साहब है ना, ये अकेसिया, अब लगे हाथ आपको कई इंफॉर्मेशन बता देता हूं। अकेसिया जो है, यहां पर लिख देता हूं, अकेसिया जो है ना, ये सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पे भी यूज होता है, सस्पेंडिंग एजेंट, समझ गए। उसके अलावा ये अकेसिया कहां यूज होता है, एज ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ लेना। यानी जब हम लोग कंट्रोल्ड रिलीज या सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट बनाते हैं तो एक पॉलीमर यूज करते हैं जो कि उसके रिलीज प्रोफाइल को रिटार्ड कर सके, तो वो जो पॉलीमर यूज होता है ना, वो यही यूज होता है अकेसिया। अकेसिया के अलावा HPMC यूज होता है, उसके अलावा और ग्वारगम यूज होता है, अलग अलग हैं। तो उनमें एक भाई साहब ये अकेसिया भी है। तो अकेसिया सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पे भी काम कर रहा है, इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे भी काम कर रहा है, मैट्रिक्स के तौर पे भी काम कर रहा है। तो ये लगे हाथ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, ताकि आप जीपर डुपर दे रहे हो तो सब कुछ ठीक ठाक रहे मामला आपका। ठीक है, फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब एक रूल है इसमें इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसका नाम जो है जिक्र किया जाता है, बैंक्रॉफ्ट रूल। ठीक है, यहाँ मैंने नोट्स लिख दिया था कि आप नोट्स बना लो आराम से, नोट के फॉर्म में लेके आऊँ। अगर ऐसे बनाऊंगा ना तो थोड़ा सा परेशान हो जाओगे, लेकिन इसलिए मैंने इसको थोड़ा टाइप्ड वे में लिख लिया कि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर सको। बैंक्रॉफ्ट रूल, बैंक्रॉफ्ट रूल जो होता है ना, ये इमल्सिफाइंग एजेंट के नेचर को बताता है, उसके बिहेवियर को शो करता है ये। तो जब भी कहीं इमल्सिफाइंग एजेंट से एसोसिएटेड या बैंक्रॉफ्ट रूल से आ जाए तो कुछ इस तरीके की लाइन अगर आपको दिखे, नेचर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट को डिफाइन करता है, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, बैंक्रॉफ्ट रूल। ठीक है, ये बात आपको समझ जानी चाहिए। तो ये आपने समझ लिया इस चीज़ को। चलो नाउ टॉक अबाउट ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग, ऑक्सिलरी का मतलब आभासी है नहीं, एग्जैक्टली है नहीं, लेकिन काम कर रहा है उसी तरह। काम कैसे कर, क्योंकि थिकनिंग एजेंट है, यहां पर देखो लिखा हुआ मैंने, थिकनिंग एजेंट, समझ गए। सस्पेंडिंग एजेंट, वही बोला ना कि सस्पेंशन में ये ज़्यादा यूज होता है, लेकिन इमल्सन में भी ये यूज हो रहा है। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर, ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। ज़्यादातर देखा जाए तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, अगर जीपैट में सवाल आए या फार्मासिस्ट में आया, DI में आए, अगर ऑक्सिलरी कहीं लिखा हो, ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट आ जाए और ऑप्शन में सेलुलोज डेरिवेटिव्स हो, दैट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। गॉट द पॉइंट, ये ढूंढना है सेलुलोज डेरिवेटिव्स, यानी कि इसी फैमिली के, इसी सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स के ही फैमिली के ये सारे कंपाउंड होते हैं। सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सोडियम CMC, मिथाइल सेलुलोज, स्टेराइल अल्कोहल। स्टेराइल अल्कोहल इज डिफरेंट, बट दीज टू आर फ्रॉम द फैमिली ऑफ सेलुलोज डेरिवेटिव्स। ये बात आपको याद रखना है, सेलुलोज डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो सेलुलोज डेरिवेटिव अगर सस्पेंडिंग एजेंट इमल्सिफाइंग में अगर ऐसा कुछ ऑप्शन दिख जाए, दैट ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, आइडेंटिफाई कर लीजिए। क्योंकि MCQs में आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर आपके सामने है, बस खाली आपको अपना भेजा यूज करना है। और कभी न कभी अगर थोड़ा बहुत आपने देखा होगा, कभी न कभी समझा होगा, तो इजिली यू कैन गेस द आंसर। ठीक है, नंबर कैसे आ रहा है उससे फर्क नहीं है, लेकिन सिलेक्शन अल्टीमेट मैटर करता है। किस तरीके से, चाहे ट्रिक से पढ़ो, चाहे निमोनिक्स बना के पढ़ो, चाहे कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो, चाहे रट्टा मार्क पढ़ो, अल्टीमेटली आई वांट सिलेक्शन, यू ऑल्सो वांट सिलेक्शन।
ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए अब हम लोग जरा देखते हैं क्या है ये प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड। मतलब जिंदगी में ना ऐसा हम लोग को लगता है कि केवल हमारे पास ही प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर भी इमल्सिफाइंग एजेंट और इमल्सन में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, हमें लगता है कि केवल हम ही परेशान है सबसे ज़्यादा, लेकिन ये भी भाई सब परेशान है। तो देखिए ऑप्शंस में क्या क्या, ये सारे ऑप्शंस अगर आपको दिखे ना तो जरूर टिक मारिएगा। फ्लॉक्यूलेशन, क्रीमिंग, कोलेसेंस, ब्रेकिंग, फेज इन्वर्जन, ये सारी प्रॉब्लम है इमल्सन के साथ। ठीक है, तो अगर आपने सूटिक्स के टीचर से पढ़ा हुआ है, अगर आपको सूटिक्स की लैब में इमल्सन बनवाया गया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में जाते ही, ये टॉपिक आपको फर्स्ट सेमेस्टर का लग रहा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा ही जाता है इससे। ठीक है, हल्के मत लीजिए इसको। फेज इन्वर्जन और ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। अब जरा हम लोग देखते हैं कि फ्लॉक्यूलेशन क्या है। फ्लॉक्यूलेशन यानी कि फ्लॉक्यूल्स बन जाना, कुछ गुच्छे टाइप का बन जाना। अब देखो ये हो गया फ्लॉक्यूलेशन। एक बात बताओ, जो ऑयल ग्लोब्यूल्स हैं वो तो ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में है, ऐसे छोटे 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 ऑयल। ठीक, उसके बाद जो एक्वस मीडियम है वो तो ऐसे फैला हुआ पूरा कॉन्टिन्यूस मीडियम में है वो। यानी कि ये जब ऑयल ग्लोब्यूल्स इसके अंदर जब मिक्स हो रहा है ना, तो ये कुछ इस तरीके का सीन क्रिएट कर ले रहे हैं, ऐसे 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 पूरा एकदम गुच्छे से बना ले रहे हैं। तो मान लो वो नैनो इमल्सन है, मान लो वो माइक्रो इमल्सन है, तो छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन फ्लॉक्यूलेट हो जा रहा है, वो फ्लॉक्यूल्स बना ले रहा है, कुछ एग्रीगेट टाइप का बना रहा है, कुछ छल्ले टाइप का बना ले रहा है वो। यहाँ पर देखो इस तरीके से। तो इससे क्या हुआ, इसकी साइज बढ़ गई। तो जैसे ही साइज बढ़ेगी, पार्टिकल साइज बढ़ेगी, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, बायोअवेलेबिलिटी उसका पैरामीटर चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आप इंजेक्ट करने वाले थे तो अब वो नस को आपके ब्लॉक कर देगा, प्लीज़ डू नॉट इंजेक्ट। तो सोचिए कि अगर आप एज ए फार्मासिस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपके ऊपर कितने लोगों की ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है। थोड़ा सा बेवकूफ़ी किए निकल लेंगे कई लोग एक साथ। तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मासिस्ट। सब लोग फार्मासिस्ट को हल्के में लेते हैं, लेकिन कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये किसी को समझ में नहीं आती है बात। क्रीमिंग फिनोमिना, क्रीम बन जाता है। मैंने कहा ना, ये जो क्रीम्स होती हैं ना, ये इमल्सन होती हैं बेसिकली। ठीक है, क्रीम्स क्या है, नथिंग बट इमल्सन। क्रीम्स क्या है, इमल्सन। चूंकि इस इमल्सन में वाटर और ऑयल फेज दोनों होती है, ऑयल इन वाटर होता है, ये अलग अलग फेजेज इसमें इस तरीके से हैं। तो क्रीम्स आर बेसिकली इमल्सन का ही पार्ट है। तो जब क्रीमिंग फिनोमिना होगी, क्रीमिंग फिनोमिना का मतलब होता है मलाई बन जाना। मलाई किस चीज़ का बनेगा, ये जो ऑयल ग्लोब्यूल्स है। तो ऑयल ग्लोब्यूल्स क्या करेगा, ये ऊपर जैसे बना हुआ है, ऊपर तैरने लगेगा छल्ले बना के। समझ गए? तो यानी कि क्रीमिंग अपवर्ड हो रही है। ठीक, क्रीमिंग अपवर्ड हो रही है। उसके बाद कुछ हो सकता है नीचे भी बन जाए यहां पर, तो उसको बोलेंगे क्रीमिंग डाउनवर्ड। ठीक, समझ गए, क्रीमिंग डाउनवर्ड। अब ये बताओ साहब कि ये क्रीमिंग अपवर्ड डाउनवर्ड का क्या खेल है। अपवर्ड डाउनवर्ड, क्रीमिंग जनरली ऊपर होती है या नीचे होती है, ऐसा कुछ आप नहीं कह सकते एग्जैक्टली। ये टोटली डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर। यहां मैं दूसरे पेन से लिख दे रहा हूं, डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी ऊपर होता है कि ऊपर या नीचे किस तरीके से बनेगा। कोई चीज़ अगर डेंसिटी कम है ऊपर की तरफ, अगर नीचे है तो क्रीमिंग डाउनवर्ड। ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा कितना है। जैसे ऑयल की डेंसिटी कम है तो ऊपर तैरेगा, ठीक है, ज़्यादा है तो ये। तो क्रीमिंग भी फिनोमिना उसी हिसाब से डिपेंड करती है। अब कोलेसेंस, ये भी एक प्रॉपर्टी। कोलेसेंस भी फ्लॉक्यूलेशन से ही मिलता जुलता है, लेकिन फ्लॉक्यूल्स में क्या है कि अब देखो ये कोलेसेंस में क्या होता है, कभी कभी चार्ज डेवलपमेंट भी, पता है इन सब इमल्सन में ये फ्लॉक्यूलेशन और कोलेसेंस में ज़्यादातर प्रॉपर्टीज मिलती रहती। दोनों का मतलब होता है कि एग्रीगेट ही होना है, लेकिन फ़र्क क्या एग्जैक्टली होता है वो आप बताइए। कि सर अभी तो आप बता रहे थे कि एग्रीगेट बनता है फ्लॉक्यूल्स में भी, कोलेसेंस में भी बनता है, तो सब फिर ये और ये पैरामीटर अलग कैसे हुआ, आप बताइए। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ इमल्सन, ब्रेक कैसे होता है इमल्सन। अब एक बात बताइए, ये ऑयल फेज है और फिर एक्वस फेज है, दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, तो दोनों में जम ही नहीं रही है, तो ब्रेकअप हो गया उनका, ठीक है। थोड़े दिन साथ रहे, उसके बाद ब्रेकअप हो गया। अब
अब ब्रेकिंग का मतलब सेपरेट आउट, यानी कि सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ ऑयल फेज फ्रॉम एक्वस फेज और एक्वस फेज फ्रॉम ऑयल फेज। सिंपल सी बात है। देखिए ज़्यादा घुस घुस के बात करने का कोई मतलब नहीं है, बहुत टू द पॉइंट बात करिए, सिंपल बात करिए, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा कि ये होता है वो होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फेज इन्वर्जन, फेज कभी कभी चेंज हो जाती है, ऑयल इन वाटर था, वाटर इन ऑयल होगा। अब कहोगे सर ये कैसे हो गया गुरुजी, ये बताओ, मतलब ये कैसे इन्वर्जन कैसे हो जाता है? आप सोचिए, सोच के मुझे जवाब दीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए, मैं तो आपको बताऊंगा, मैं तो आपका टीचर हूँ, तो अगर मैं पूछ रहा हूँ तो जाहिर सी बात आपको बताऊंगा मैं, लेकिन कुछ काम आप भी करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा मेन मुद्दा जो डिस्कशन का था ये था, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन, ये ऑप्शंस में पूछ लेता है कौन कौन से टेस्ट, जीपैट में तो पूछा ही जाता है, डीआई में भी पूछ लेता है, ठीक है। और उसके अलावा फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में इनका नाम भी पूछ लेता है। तो ये वाला टॉपिक जो है ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए, डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट, एक है डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, क्रीमिंग, ठीक है। ये बात आप बताइए मुझे, और ये बात जो है थोड़ा सा जानना भी पड़ेगा आपको कि डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट और ये डाइल्यूशन टेस्ट और ये सारे टेस्ट, यानी कि सबसे पहला काम अगर आप फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जीपैट दे रहे हैं, अगर आप नाइपर दे रहे हैं, अगर आप डीआई दे रहे हैं, सब में इंपॉर्टेंट है ये। इसको पढ़ के जाना है, रट्टा मार के जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या सवाल का क्या पूछा जाएगा? नाम खाली पूछा जाएगा। कैसे करते हैं वो तो सेमेस्टर में आपसे पूछा जाता है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये मैं पूरा टॉपिक आपको क्लियर कट पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ से थोड़ा शुरुआत हम लोग करते हैं डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट। चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट, ठीक। कैसे करते हैं? देखो, जो डाई होती है ना वो दो तरीके की हो सकती है। कैसे? एक हो सकती है वाटर सॉल्युबल, दूसरी क्या हो सकती है? ऑयल सॉल्युबल। सॉरी, ऑयल सॉल्युबल, ठीक है। अब बताइए वाटर सॉल्युबल के, अब देखो सवाल यहीं से पूछा जाता है कि कौन सी वाटर सॉल्युबल डाई है। तो पहले एग्जांपल फटाफट लिख लेते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देता हूँ, ये फालतू का घुस रहा है यहाँ जबरदस्ती का, ठीक है। यहां पर वाटर सॉल्युबल में एग्जांपल एमेरैंथ, ठीक, अमेरैंथ हो गया। उसके अलावा और कौन सा होता है? मिथाइलिन ब्लू। पहले तो यही एग्जांपल पूछ लिया जाएगा आपसे, एग्जांपल। उसके अलावा ऑयल सॉल्युबल में कौन से होते हैं? सुडान 3, सुडान, कितना खतरनाक नाम है ये, सुडान। सुडान, आप बताइए, ये जीएस का क्वेश्चन है, सुडान कौन सा कंट्री? अभी सबसे लास्ट जो है सुडान ही बना हुआ है, यूएन का मेंबर बना है और वो देश के तौर पर भी एग्जिस्ट आया है, ठीक है। स्कारलेट रेड, दुनिया का कितने नंबर का कंट्री साउथ सुडान बना है सबसे लास्ट? सुडान में भी तो अलग अलग है, साउथ सुडान, क्योंकि दो कम्युनिटी वहां पर रह रही है, ठीक है, क्रिश्चियन और एक मुस्लिम बहुल इलाका है माइनॉरिटी वाला, तो वो अलग है, वो अलग है, ठीक है। सुडान 3 और स्कारलेट रेड, ये आपको याद रखनी है। अब देखो, अब खेल क्या होगा, खेला क्या हो बे? खेला ये हो बे कि डाई सॉल्युबल, अब जैसे मैं इससे बताता हूँ आपको, ठीक है। एक काम करते हैं ना, दूसरे पेज को करते हैं, डाई सॉल्युबिलिटी, डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी, और ये चारों हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। तो इस पे हम लोग डाई सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट, अब देखो मान लो यहाँ से देखो, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। एक आपको ट्रिक बताऊं, ट्रिक ये है कि ये सारे टेस्ट जो खेल है ना, ये सब डिस्पर्सन मीडियम का है। यहां से डिस्पर्सन मीडियम, इस चीज को समझना, ये सारा खेल किसका है? ये सब जितने भी है सब बेस्ड है डिस्पर्सन मीडियम पे, डिस्पर्स फेज पे नहीं है। यानी कि जितना भी टेस्ट किया जाएगा सब डिस्पर्सन मीडियम को लेके किया जाएगा, डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर किया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब कैसे? जैसे अब मैंने कहा ऑयल इन वाटर, यानी कि ऑयल को वाटर में मिला दिया गया, यानी ऑयल एज ए इंटरनल फेज है, वाटर एज ए एक्सटर्नल फेज है, कॉन्टिन्यूअस फेज है। ये बात समझ में आ गई? तो ये सारा किससे करना है खेल? डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि ऑयल इन वाटर में, ऑयल इन वाटर इमल्सन में वाटर क्या है? डिस्पर्सन मीडियम है।
तो अगर डिस्पर्सन मीडियम में वाटर है और साथ साथ वाटर सॉल्युबल डाई भी आपने डाल दी और ये वाली डाई भी इसमें डाल दी, समझो आप, जैसे वाटर सॉल्युबल आप डाई डालोगे, वाटर सॉल्युबल है, अगर ऑयल इन वाटर यानी कि वाटर क्या डिस्पर्सन मीडियम है तो डाई घुल जाएगी इसके साथ। कंफर्मेशन हो गया कि कौन सा है ये, ऑयल इन वाटर, पहला कंफर्मेशन। दूसरा क्या होगा, ऑयल सॉल्युबल, तो जब डिस्पर्सन मीडियम वाटर है तो ऑयल घुलेगा नहीं, तो वैसे सेम का सेम रह जाएगा। तो एक से पता लगा, दूसरे से कंफर्म कर लिया, ठीक है। ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर का मतलब ऑयल को वाटर में डाला गया है, तो जब वाटर क्या है एज ए डिस्पर्सन मीडियम, डीएम डिस्पर्सन मीडियम, और इसी डिस्पर्सन मीडियम में ही डाई को घोलेंगे। तो डिस्पर्सन मीडियम वाटर है और डाई भी वाटर है, यानी कि दोनों डाई एक साथ डालेंगे। तो अगर डाई वाटर सॉल्युबल है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, तो जल्दी जल्दी इसके अंदर घुल जाएगी, ठीक है। जैसे इसके अंदर घुली, समझ गए आपकी ये ऑयल इन वाटर है और ये चीज़ नहीं घुलेगी, तो आप कंफर्म हो गया, ठीक है। ये बात आपको समझ लेनी है। चलिए, एक तो हमने देख लिया। अब डाइल्यूशन टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट कैसे करते हैं, कंडक्टिविटी टेस्ट कैसे करते हैं, वो हम लोग समझते हैं। डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी एंड क्रीमिंग टेस्ट। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, एक और हम लोग, सॉरी तब तक थैंक यू कहाँ से इतनी जल्दी कैसे थैंक यू बोलने की हो गई, ठीक है। क्रीमिंग टेस्ट, मेरे ख्याल से डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। सारा खेल जो है डिस्पर्सन मीडियम का है, उस चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा। अब डाइल्यूट कैसे करोगे, ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि डाइल्यूशन टेस्ट किसको बोलते हैं। अब डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट हमने देख लिया। आफ्टर डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट जो हमारे पास टेस्ट बचता है वो है डाइल्यूशन टेस्ट और कंडक्टिविटी टेस्ट और क्रीमिंग टेस्ट। इन तीनों टेस्ट के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए, डाइल्यूशन टेस्ट यानी कि डाइल्यूट करना है, तो डाइल्यूट किससे करोगे, एक कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट लेके करोगे, चाहे ऑयल या वाटर, इस तरीके से कुछ लोगे, ठीक है। अब जरा इसको समझते हैं। डाइल्यूशन टेस्ट में क्या होता है, जैसे मान लो कोई इमल्सन ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है, हमें कुछ नहीं पता है, हमें पता ही नहीं है कि वो कौन सा है। पहचानने के लिए तो ये सब सारे टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। तो कैसे पता करेंगे, अगर मान लो वो ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है, तो उसमें मैंने आपको ट्रिक बताया क्या करना है, डिस्पर्सन मीडियम, ऐड डिस्पर्सन मीडियम, ऐड डीएम, डीएम से आपको ऐड करिए, यानी कि डिस्पर्सन मीडियम को आपको ऐड करना है। तो डिस्पर्सन मीडियम, जैसे मान लो मैंने डिस्पर्सन मीडियम ले लिया वाटर, ठीक है। इस वाटर को, अब चूंकि ये ऑयल इन वाटर यानी कि वाटर एज ए कॉन्टिन्यूअस मीडियम है, तो वाटर यहां पर भी है, वाटर में ऐड कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, इजिली मिल जाएगा। और जैसे इजिली मिलेगा तो नो फेज सेपरेशन, नो फेज सेपरेशन, ठीक है। गॉट द ट्रिक। ऑयल इन वाटर यानी कि ऑयल को वाटर में डाला गया, यानी वाटर एज ए कॉन्टिन्यूअस मीडियम है, ठीक है। वाटर एज ए कॉन्टिन्यूअस मीडियम है और उसी में फिर एक्स्ट्रा कंपोनेंट हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर वाटर मिल गए, तो क्या हो गया, लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी कि मिल गए, वो मिक्स हो गए, मिसिबल हो गए, नो फेज सेपरेशन। तो सीधे क्लियर हो गया, फेज सेपरेशन नहीं। अगर वाटर को डालते फेज सेपरेट आउट हो जाता, तब समझ जाओ कि वो रिवर्स है। तो ऐसे पता लगा लेंगे, ठीक है, इस तरीके से ट्रिक, यानी कि डिस्पर्सन मीडियम को हम लोग ज़्यादातर इसमें यूज़ करते हैं। तो एक ट्रिक आपको, ज़्यादातर डिस्पर्सन मीडियम को ही लेकर हम लोग करेंगे। वैसे ही कंडक्टिविटी टेस्ट है, मैंने आपको बताया ना, केवल एक ट्रिक याद रखिए डिस्पर्सन मीडियम वाली, उससे आप समझ जाओगे। कंडक्टिविटी टेस्ट, अब जैसे मान लो ऑयल इन वाटर है, वाटर इन ऑयल है। अब एक बात बताओ, कंडक्टिविटी ऑयल इन वाटर, वाटर एज ए कॉन्टिन्यूअस मीडियम है, तो इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। जैसे करंट फ्लो करोगे तो जिसमें कॉन्टिन्यूअस मीडियम में अगर होगा तो फ्लो करेगा। अब यहां कॉन्टिन्यूअस मीडियम में क्या है, ठीक है, यहां पर मैं बार बार कॉन्टिन्यूअस मीडियम का मतलब मैं डिस्पर्सन मीडियम की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो इंटरनल मीडियम होता है, आप कंफ्यूज मत होइए, देखिए आप कहेंगे सर आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। इंटरनल जो फेज है
ऑयल इन वाटर का मतलब ऑयल को वाटर में मिलाया जा रहा है, तो ऑयल क्या है, इंटरनल है, वाटर क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है, यानी कि एक्सटर्नल मीडियम है, कॉन्टिन्यूस मीडियम है। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो ऑयल इन वाटर में जैसे ही आप करंट को पास करोगे तो करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि वाटर एज ए कॉन्टिन्यूस मीडियम है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। वाटर एज ए कॉन्टिन्यूस मीडियम है, तो यहां पर कंडक्टिविटी यानी कि करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन अगर ये रिवर्स होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर करंट फ्लो हो गया, वोल्टामीटर डिफ्लेक्ट हो गया, तो यू विल हैव एन आइडिया अबाउट दिस ऑयल इन वाटर। बस यही है, पहचानना ही तो है, पहचानो कौन। तो यहाँ से क्रीमिंग टेस्ट, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन नाम याद रखना पड़ेगा। पूछा जाता हो ना जाता हो, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि जो पूछा जाएगा भाई पता लगा खेला हो गया तब कुछ और पूछ लिया। तो क्रीमिंग टेस्ट में जनरली देखा गया, मैंने यहाँ देखो एक पॉइंट लिख दिया हुआ, क्रीमिंग टेस्ट में ये फालतू की चीज़ इसको हटाओ। वाटर इन ऑयल जनरली देखा गया है कि उसका क्रीम जो बनता है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ बनता है।